जनित आईएएस में इस अंक में आइए कुछ और महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेदों की चर्चा करते हैं। संविधान के अनुच्छेदों को समझने के लिए आप कभी भी ऐसा नहीं है कि एक तरफ से लेकर के लास्ट तक सारे अनुच्छेदों को आप एक बार में याद कर लेंगे। इन्हें ध्यान रखने का तरीका ये है कि एक एक आर्टिकल को अच्छी तरीके से समझा जाए, उसे आत्मसात किया जाए, बार बार रिपीट किया जाए और एक समय ऐसा आता है कि फिर उसके बाद पूरे के पूरे आर्टिकल्स आपको मौलिक तरीके से, फंडामेंटल तरीके से समझ में आ जाते हैं। और जैसे भी आपको आंसर राइटिंग करना है, एस्से लिखना है या फिर प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं, सारी जगह आप बहुत इजीली इनका आंसर दे सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, आर्टिकल नंबर 14 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो विधि के समक्ष समता की बात करता है। एक फंडामेंटल राइट है। संविधान में मूल अधिकारों की चर्चा भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक की गई है। उसमें आर्टिकल 14 जो है वो समता के अधिकार का पहला अधिकार है, जिसमें विधि के समक्ष समता की बात की गई है कि भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष यानी कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। और दो चीज़ें भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में शामिल है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण का कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया है और दोनों को आर्टिकल 14 के अंदर रखा गया है। भारत के संदर्भ में इसको इतना कॉम्प्रिहेंसिव और व्यापक बनाया गया है कि कोई भी, चाहे विदेशी व्यक्ति हो या भारत का कोई नागरिक हो, सब विधि के समक्ष समान रूप से हैं, सबको विधियों का समान रूप से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो आर्टिकल 14 आपको याद रखना है कि ये फंडामेंटल राइट है और समता के अधिकार का पहला अधिकार है ये कानून के समक्ष समानता। वहीं दूसरे की बात करें तो अस्पृश्यता के अंत की बात है आर्टिकल 17 में। जो 17 नंबर आर्टिकल है ये अस्पृश्यता, जो छुआछूत या समाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन था, उसको समाप्त करने की बात करता है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में ही पारित किया गया था। इसी अनुच्छेद को बाकायदा विधिवत तरीके से अनुपालित कराने के लिए संविधान का जो आर्टिकल 35 है वो ये कहता है कि मूल अधिकारों में जो प्रावधान किए गए हैं, जो बातें कही गई हैं, उनको लागू कराने के लिए सरकार विधि बना सकती है। तो उसी के तहत अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में बनाया गया था और अस्पृश्यता को सामाजिक बुराई के रूप में माना गया, अपराध के रूप में माना गया और इसे समाप्त करने की बात आर्टिकल 17 में की गई है। आर्टिकल 18 है, ये भी समता के अधिकार से ही जुड़ा हुआ है, फंडामेंटल राइट है, जिसमें कहा गया है कि विद्या और सेना, इन दो उपाधियों के अतिरिक्त किसी भी तरीके की उपाधि कोई धारण नहीं करेगा और सारी उपाधियों को समाप्त किया जाता है। आर्टिकल 18 ये भी समता के अधिकार को अनुपालित करने के लिए है कि कोई किसी भी तरीके की जैसे कुंवर प्रताप, राजा, महाराजा, अधिराजा, इस तरीके की कोई भी उपाधि कोई भी प्रयोग नहीं करेगा। केवल सेना की सैन्य उपाधियां और विद्या संबंधी उपाधियां ये प्रदान की जाएंगी और उसे आप यूज कर सकते हैं, जो कोई भी प्राप्त कर सकता है। और इक्वलिटी, समाज के अंदर जो है समता की स्थापना करने के लिए इसे लागू किया गया है। तो विधि के समक्ष समता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, ये सब जो है राइट टू इक्वलिटी के लिए संविधान के समता के अधिकार के तहत शामिल है। वहीं अगर आर्टिकल 21 की बात करें तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, यानी जीवन के अधिकार से संबंधित है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये संविधान का, जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। ये भी मूल अधिकार है, जीवन का अधिकार। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं के जरिए लगातार इसमें वृद्धि हो रही। निजता का अधिकार भी जीवन के अधिकार से में शामिल कर लिया गया है। सोने का अधिकार, रामलीला मैदान में दिल्ली में बाबा रामदेव के जब अनशन चल रहा था तो उसमें लोग रात में सो रहे थे, पुलिस ने 1-2 बजे रात में लोगों को जगाया। उसके बाद से ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सोने का अधिकार भी लोगों का अपना मौलिक अधिकार है, जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। किसी सोते हुए व्यक्ति को आप उठा नहीं सकते इस तरीके से। तो उसमें व्याख्या के साथ साथ निजता का अधिकार भी जीवन का अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण में रहने के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता का अधिकार भी जीवन के अधिकार से ही जुड़ा हुआ है। तो इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। वहीं आर्टिकल 21A ये शिक्षा के अधिकार, इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें जोड़ा गया और इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया और जीवन के अधिकार के साथ जोड़ दिया गया शिक्षा के अधिकार को, कि बच्चों की शिक्षा कितनी ज़रूरी है, आप इसके महत्व को यहाँ से समझ सकते हैं। आर्टिकल 26 है, भारत में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है और उसके साथ ही ये स्वतंत्रता भी दी गई है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी, जैसा जो चाहे
वैसा वो अपना फंक्शन कर सकता है, अपना मैनेजमेंट कर सकता है। और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ये कहता है कि किसी भी मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आपकी कि मौलिक अधिकारों के हनन के संदर्भ में डायरेक्ट सुनवाई करेगा। वहाँ अपील नहीं, आप सीधे पहुँच सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 2 to 6 है, आप 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, वहीं आर्टिकल 2 to 6 जो है उसके तहत आप अपने मौलिक अधिकारों या अन्य विधिक अधिकारों के हनन पर हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 2 to 6 और 32 में दोनों में अंतर यह है कि आर्टिकल 32 आपके लिए एक अपना मौलिक अधिकार है, जबकि 2 to 6 जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, वो संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 38 है, ये डीपीएसपी का आर्टिकल है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें 36 से लेकर के 51 तक के आर्टिकल्स को डीपीएसपी में शामिल किया गया है संविधान के भाग 4 के अंतर्गत, जिसमें 38 में कहा जाता है कि राज्य जो है वो कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। ये आर्टिकल 38 है। ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ शब्दों में क्लियर कर दी गई है कि जो राज्य है, राज्य का मतलब चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, वो कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है और गांधी जी का सपना भी था। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित आर्टिकल है जिसको डीपीएसपी में शामिल किया गया था और बाद में 73वें और 74वें 73 और 74 नंबर अमेंडमेंट के द्वारा जो 1992 में किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और ये आर्टिकल 40 इम्प्लीमेंट हो चुका है। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए कॉमन सिविल कोड, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की उपस्थिति होनी चाहिए। जैसे अभी मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, अन्य धर्मों के लिए भी अपने अपने पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, तो ऐसे इनको सबको समाप्त करके भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो, एक समान विवाह का, तलाक का, बच्चे का सारा नियम कानून एक जैसा हो, तो उसकी स्थापना नागरिकों के लिए सरकार इस पर काम कर रही है। नेक्स्ट ईयर तक कॉमन सिविल कोड पर सरकार कानून लेकर के आने वाली है। तो जो डीपीएसपी है, चूँकि डीपीएसपी का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, बेसिकली इनको ऐसे समझिए ये भी मूल अधिकार ही हैं। लेकिन जब हम आज़ाद हुए, संविधान का उस समय निर्माण हुआ, हमारे पास संसाधनों की कमी थी, प्रशासनिक मशीनरी की कमी थी, वित्तीय संसाधन भी कम थे, सामाजिक परिवेश विभाजन से उभरे थे, धार्मिक आधार पे विभाजन था, तमाम ऐसी विषमताएं थी जिस वजह से हमने बहुत सी चीज़ों को बाद के लिए छोड़ दिया कि इन चीज़ों को हम बाद में अप्लाई करेंगे, उनको उठा के मैंने डीपीएसपी में डाल दिया। कॉमन सिविल कोड उसका एक एग्जाम्पल है, ग्राम पंचायतों का संगठन उसका एक एग्जाम्पल है, जिसको जैसे जैसे हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था सशक्त होती गई वैसे वैसे हमने उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात करता है जो आपको जल्द ही कानून के रूप में भी दिखाई देगी, क्योंकि डीपीएसपी ऐसे तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ना मौलिक कर्तव्य प्रवर्तनीय है, ना प्रस्तावना, केवल मूल अधिकार जो है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। आर्टिकल 49 ये राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के संदर्भ में राज्य के दायित्व को बताता है कि राज्य का ये दायित्व होगा कि वो राष्ट्रीय महत्व के जितने संस्मारक हैं, स्थान हैं या वस्तुएं हैं, उनके संरक्षण को सुनिश्चित करेगा। और आर्टिकल 50 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की बात करता है ताकि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे, न्याय व्यवस्था बिल्कुल स्वतंत्र रहे और लोगों की न्याय के प्रति जो विश्वास बहाली है वो बनी रहे, लोगों का फेथ न्याय जुडिशरी पे बना रहे, जस्टिस जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में किसी भी तरीके की कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारियों में से एक है जिसे डीपीएसपी में शामिल किया गया है। तो इन आर्टिकल्स के साथ में मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और इस सीरीज़ में हम आपको और नए नए आर्टिकल्स के साथ में परिचित कराते रहेंगे। धन्यवाद।